ऑडियो बुक यूपीएससी आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेगमेंट में हमने हिंदी की पहली कहानी प्रेमचंद पूर्व युग, कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद प्रसाद युग, कहानीकार जयशंकर प्रसाद, उत्तर प्रेमचंद युग, प्रगतिवादी कहानी, प्रयोगवादी कहानी, कहानीकार जैनेन्द्र एवं कहानीकार अज्ञेय के बारे में जाना था। आज के सेगमेंट में हम नई कहानी विधा के परिचय से मुखातिब होंगे, साथ ही साथ नई कहानी विधा के नामकरण, प्रवृत्तियों, सीमाओं एवं मूल्यांकन पर बात करेंगे। और सेगमेंट के अंत में नई कहानी विधा से जुड़े कहानीकारों जैसे मोहन राकेश, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियमवदा, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर एवं अमरकांत की कहानी लेखन कला को जानेंगे। प्रत्येक विधा अपने जीवन काल में किसी तय समय रेखा पर अपने चरमोत्कर्ष पर होती है। ठीक इसी प्रकार हिंदी कहानी विधा का चरमोत्कर्ष काल नई कहानी है, जिसका विकास वर्ष 1955 से लेकर वर्ष 1963 के मध्य हुआ। वर्ष 1956 में संपादक भैरव प्रसाद गुप्त द्वारा प्रकाशित नई कहानी विशेषांक में 18 लेखकों की कहानियों को संकलित किया गया। इस संकलन को आधार बनाकर कहानी के चौथे चरण का नामकरण नई कहानी किया गया। इस धारा का प्रतिपादन करने वाले लेखकों में राजेंद्र यादव, मोहन राकेश एवं कमलेश्वर शामिल हैं। एवं इस धारा से जुड़े प्रमुख कहानीकार निर्मल वर्मा, उषा प्रियमवदा, कृष्णा सोबती, अमरकांत एवं मन्नू भंडारी आदि हैं। नई कहानी के अंतर्गत प्रथम कृति किसे माना जाए, इस प्रश्न पर विवाद है, क्योंकि डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे को प्रथम नई कहानी माना है, तो वहीं बच्चन सिंह ने मार्कंडेय द्वारा रचित कहानी दादी को प्रथम नई कहानी माना है। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों की सामान्य सहमति के आधार पर निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे को ही नई कहानी धारा की प्रथम कहानी माना गया है। तो यह तो बात नई कहानी से परिचय की थी, लेकिन सवाल यह आता है कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां थीं जिनके कारण कहानी विधा में लीक से हटकर एक नवीन धारा का जन्म हुआ। भारत साल 1947 में आज़ाद हो चुका था। आज़ादी से पहले स्वतंत्रता के लिए जन्मी भावना अब ठंडी हो चुकी थी और इसका असर साहित्य पर भी पड़ा। साहित्य लेखन में निरर्थकता बोध का आयाम अंकुरित हो गया। देश में शहरीकरण होने लगा। गांव में बसने वाले अच्छी आजीविका के चलते शहरों में पलायन करने लगे। इसके चलते लोगों को रोजगार तो मिला, लेकिन बदले में यांत्रिकता भरी जिंदगी भी मिली, जो अलगाव एवं एकाकी जीवन जैसे तत्वों से लबालब भरी थी। जो पहले से शहरों में बसे थे, उनके मध्य समाज में शिक्षित मध्य वर्ग का उदय हुआ, जो व्यक्ति हितों को सामाजिक दायित्वों के ऊपर रखने की धारणा रखता था, जो अपने सपनों को लेकर ज़्यादा चिंतित था। परंतु नारियों के दृष्टिकोण में भी सकारात्मक परिवर्तन आए। जैसे नारियां शिक्षित होने लगी, उनमें आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्रता आदि तत्वों का विकास हुआ। इसके कारण स्त्री पुरुष संबंधों में आधारभूत बदलाव आने लगे, जैसे पारिवारिक ढांचे टूटने लगे, यौन नैतिकता से जुड़े प्रसंगों को खारिज किया जाने लगा। ऐसे बदलावों के चलते नई कहानी साहित्य में भी शहरी मध्य वर्ग के अंदर पनपी टूटन व अवसाद जैसी समस्याओं का पदार्पण हुआ। ऐसा केवल हिंदी साहित्य की नई कहानी धारा में ही नहीं हुआ, बल्कि नया उपन्यास, नई कविता, नई समीक्षा आदि में भी देखा जा सकता है। नई कहानी के वैचारिक प्रेरणा स्रोतों में यूरोपीय दर्शन अस्तित्ववाद का भी प्रभाव देखा जा सकता है। अस्तित्ववाद की संकल्पना विश्व युद्धों के दौरान जियां पॉल सार्त्र, अल्बेयर कामू एवं मार्टिन हाइडेगर आदि दार्शनिकों द्वारा की गई थी। लेकिन इन समस्त विचारकों में सार्त्र ऐसे विचारक हैं जिनके विचारों का प्रभाव साहित्य पर सर्वाधिक मात्रा में झलकता है। अस्तित्ववादी दर्शन का मूल तर्क यह है कि व्यक्ति को स्वचयनित निर्णय लेने चाहिए, क्योंकि ऐसे निर्णय प्रामाणिक निर्णय हैं, जबकि दूसरों से प्रेरित निर्णयों को आधार बनाकर स्वयं के लिए लिए गए निर्णय अप्रामाणिक हैं। प्रामाणिक व्यक्ति अपने निर्णयों में अथक प्रयासों के बावजूद भी पूर्ण निर्णयात्मकता हासिल नहीं कर सकता, अर्थात प्रत्येक निर्णय कुछ न कुछ असंतोष जरूर रखता है और व्यक्ति के जीवन की निर्मिति इन्हीं अधूरे निर्णयों और इन निर्णयों से उपजी वेदनाओं के कारण होती है। एवं ऐसा होने के लिए अजनबीपन एवं विसंगति जैसे परिस्थितियों की उपस्थिति अनिवार्य है। स्वचयनित निर्णय लेने वाला व्यक्ति अजनबीपन व विसंगति से दूर भागने की बजाय उन्हें अपने जीवन में सहजता से स्वीकारता है। अस्तित्ववाद के इसी दर्शन ने नई कहानियों में अधूरेपन और विसंगति आदि मनोभावों को प्रमुख स्थान प्रदत्त कराया है। लेकिन नई कहानी को सतत रूप में समझने के क्रम में एक सवाल यह भी कौंधता है कि नई कहानी का नामकरण नई कहानी ही क्यों किया गया। यह समस्या मात्र नई कहानी की ही नहीं है, बल्कि नव लेखन के समकालीन सभी विधाओं जैसे नई कविता, नई समीक्षा, नया उपन्यास की भी है। नई कहानी के प्रस्तावकों का ऐसा मानना है
कि नई कहानी पूर्व की सभी परंपरागत धाराओं से प्रत्येक स्तर पर भिन्न है एवं साथ ही साथ जीवन के नज़रिए में भी बदलाव है, जिन्हें हम कुछ बिंदुओं से समझ सकते हैं। इसी क्रम में पहला बिंदु यह है कि पूर्व की धाराओं में कहानियों में प्रस्तुत या अप्रस्तुत तौर पर कोई न कोई उद्देश्य तो होता ही था। जैसे कि प्रेमचंद पूर्व युग में उपदेशात्मक उद्देश्य, प्रगतिवादी कहानी में सामाजिक बदलाव लाने की कोशिश, या किसी अन्य युग या धारा में मनोरंजन का उद्देश्य। लेकिन नई कहानी में घोषित व अघोषित किसी भी स्तर पर कोई भी थोपा हुआ उद्देश्य नजर नहीं आता, केवल जीवन की वास्तविकता को उजागर करने की कोशिश की गई है। दूसरा बिंदु कथानक के स्तर पर है। पूर्व की कहानियों में कथानक के तत्वों पर काफ़ी अधिक महत्व दिया गया है। जैसे कि प्रेमचंद युग की कहानियों में कथानक को सहज, सरल, सुगठित बनाने पर अत्यधिक जोर था, जो आदि, मध्य व अंत के ढांचे पर कसा था। प्रयोगवादी कहानियों में कथानक पूर्णतः खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन अंतर्मुखी जरूर हो गया है। लेकिन नई कहानी लेखन में कथानक बेतरतीब, छिन्न भिन्न हो गया है। इसके नेपथ्य में मूल तर्क यह है कि यदि जीवन में बेतरतीबी है तो कहानियों में बिखराव क्यों ना हो। इसलिए नई कहानी का कथानक घटनाओं के स्थान पर स्थितियों का फलागम है। तीसरा बिंदु यह कहता है कि पूर्व की कहानियों में नाटकीय तत्वों की प्रबल उपस्थिति थी। संयोग और आकस्मिकता जैसे नाटकीय तत्वों की प्रबल उपस्थिति के चलते कहानियां रोचक व नाटकीय तनाव से तो भरी थी, लेकिन यथार्थ के गुण को छोड़ चुकी थी। नई कहानी में संयोग व आकस्मिकता जैसे नाटकीय तत्वों के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि नई कहानी में समस्त घटनाक्रम स्वाभाविक रूप से घटित होते हैं, न कि नाटकीय रूप में प्रतीत होते हुए से दिखते हैं। चौथा बिंदु है कि पूर्व की कहानियों में मध्य वर्ग का कथानक विलुप्त था, अर्थात कहानी के केंद्र में उच्च या निम्न वर्गों का ही साहित्यांकन था। उदाहरण के लिए प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी में उच्च वर्ग, तो कहानी कफन में निम्न वर्ग का साहित्य चित्रण है। हालांकि नई कहानी से तुरंत पहले की प्रयोगवादी कहानी धारा में जैनेन्द्र व अज्ञेय आदि कहानीकारों ने मध्य वर्ग की स्पष्ट मानसिकता व जटिल स्थितियों की संश्लेषित प्रस्तुति की है, लेकिन नई कहानी आंदोलन ने ही सर्वथा मध्य वर्ग को परिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया है। वस्तुतः इन बिंदुओं को यदि आधार बनाए तो पाते हैं कि पूर्व के युगों व धाराओं से पूर्णतः विलगित धारा नई कहानी धारा है। अतः साहित्य समीक्षकों ने इसे नया आंदोलन में नई कहानी का हिस्सा दिया है। अभी तक हमने नई कहानी का आधारभूत परिचय लिया है और साथ ही साथ यह भी जाना है कि कहानी के चौथे चरण को नई कहानी क्यों कहा जाता है। अब आगे हम यह जानेंगे कि नई कहानी की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं। नई कहानी धारा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत कहानीकार मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद या किसी अन्य विचारधारा को नहीं अपना रहे हैं, बल्कि अनुभूति की प्रामाणिकता एवं भोगे हुए यथार्थ पर बल देते हैं। नई कहानी से जुड़े कहानीकारों का मानना है कि कहानी जीवन के वास्तविक अनुभवों के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। निर्मल वर्मा एवं मोहन राकेश की कहानियों में अनुभूति की प्रामाणिकता एवं भोगे हुए यथार्थ की टीस प्रबलता से झलकती है। नई कहानी का केंद्रीय आधार शहरी मध्यवर्गीय जीवन है, जो अपनी जड़ों से उखड़ने का दुख, सामाजिक संबंधों के अभाव से उत्पन्न अकेलापन, संतरास एवं अजनबीपन आदि विशिष्ट समस्याओं से घिरा है। नई कहानी के कहानीकारों यथा मन्नू भंडारी ने अकेली, राजेंद्र यादव ने टूटना एवं मोहन राकेश ने मिस पॉल नामक कहानियों में इस पीड़ा को प्रदर्शित किया है। जब ग्रामीण वर्ग पारंपरिक रहन सहन को त्याग कर शहरी मध्य वर्ग की अंतरक्रिया का भाग बना, तो संयुक्त परिवार एकल परिवारों में बंटने लगे और परिवार की धारणा उपयोगितावाद की दृष्टि से देखी जाने लगी, और नई कहानी ने इन्हीं विषयों को अपना केंद्रीय आधार बनाया। उषा प्रियमवदा की कहानी वापसी इस तथ्य के संबंध में प्रतिनिधि कहानी है, जिसमें नौकरी से सेवानिवृत्त व्यक्ति जब अपने घर लौटता है तब वह पाता है कि घर में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 19वीं सदी के नवजागरण से जो नारी मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ, उसने 20वीं सदी के मध्य तक पहुँचते पहुँचते नारी को सामाजिक आर्थिक बंधनों से मुक्त कर दिया। इसके चलते नारी और पुरुष के संबंधों में आमूलचूल परिवर्तन आए। आत्मनिर्भर नारी अपने आत्मसम्मान से समझौता करने को तैयार न थी, तो वहीं सामंती मानसिकता धारण किए पुरुष नारी को स्वतंत्र मानने हेतु तैयार न था। फलतः इसके चलते रिश्तों में तलाक एवं विवाहेतर संबंध जैसी प्रवृत्तियां चलन में आ गईं। धर्मवीर भारती की कहानी सावित्री नंबर 2, निर्मल वर्मा की कहानी लंदन की रात, मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है, मोहन राकेश की कहानी एक और जिंदगी आदि कहानियों में नारी के आत्मनिर्भर दृष्टिकोण का साहित्यांकन सपाट बयानी के स्तर पर देखा जा सकता है। परंपरागत रूप में नैतिक व्यक्ति उसे माना जाता था जो यौन जीवन में एक निष्ठ है, लेकिन नई कहानी धारा के समर्थक इस बात को नकारते हुए यौन नैतिकता की पुनर्व्याख्या करते हैं। उनका मानना है कि व्यक्ति की नैतिकता का संबंध
व्यक्ति के सामाजिक कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदारी से जुड़ा है, क्योंकि यौन इच्छाएं भूख, नींद, प्यास की तरह स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं जिन्हें नैतिकता के विषय से नहीं जोड़ा जा सकता। मोहन राकेश एवं धर्मवीर भारती की कहानियों के साथ साथ कृष्णा सोप्ती की कहानी मित्रों मरजानी स्त्री के संबंध में यौन नैतिकता के नए प्रतिमानों को स्थापित करती है। इसके अतिरिक्त नई कहानी में अन्य सामाजिक समस्याओं को भी उभारा गया है। इसी क्रम में अमरकांत की कहानी जिंदगी और जोंक वंचित वर्ग के शोषण की समस्या को दर्शाती है। मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक विभाजन की त्रासदी से उपजे दर्द को दर्शाती है। धर्मवीर भारती की कहानी गुलकी बन्नो स्त्री के सामाजिक वंचन की समस्या को दर्शाती है। एवं हरिशंकर परसाई की कहानी भोला राम का जीव व्यवस्था में निहित भ्रष्टाचार की समस्या को अंकित करती है। नई कहानी धारा में जितने आमूलचूल परिवर्तन संवेदना के स्तर पर हुए हैं, लगभग उतने ही विविध परिवर्तन शिल्प के स्तर पर भी हुए हैं। शिल्प के स्तर पर पूर्व की कहानियों का कथानक आदि, मध्य व अंत के श्रृंखलाबद्ध ढांचे में कसा होता था, लेकिन नई कहानी घटनाओं के स्थान पर स्थितियों को अपना विषयगत आधार बनाती है। अतः कहानी में तय कथानक अनुपस्थित है और कहीं कहीं पर तो कथानक में दोहरेपन का प्रयोग भी नजर आता है। जैसे कमलेश्वर की कहानी राजा निर्बंसिया, जिसमें राजा रानी की लोक कथा के समानांतर जगपति व चंदा की अद्यतन जीवन की कथा भी चलती है। नई कहानी की भाषा प्रेमचंद की परंपरा से उलट प्रसाद, अज्ञेय व जैनेन्द्र आदि की भाषिक परंपरा से संश्लेषित हुई भाषा है, जिसमें बिंब, प्रतीक व लय जैसे तत्व पारस्परिक रूप में घुले हुए हैं। अतः लय के चलते इनमें कविता की भाषा जैसा रस मिलता है। उलझते धागे, फौलाद का आकाश, मलबे का मालिक, छोटे छोटे ताजमहल आदि नई कहानी के ऐसे शीर्षक हैं जिनसे भाषा की पहचान की जा सकती है। नई कहानी लेखन में पूर्व की पत्र, चेतना प्रवाह तथा प्रत्यावलोकन शैलियों के साथ साथ डायरी एवं फैंटेसी या फंतासी शैलियाँ नवीन प्रभाव के साथ स्पष्टता से देखी जा सकती हैं। आरोप प्रत्यारोप के आधार पर नई कहानी धारा से जुड़े आलोचकों ने इस आंदोलन को लामबंद करने के भी कुछ प्रमुख बिंदु बताए हैं। अर्थात हम बात कर रहे हैं नई कहानी की सीमाओं की। नई कहानी का आरंभ तो भोगे हुए यथार्थ से हुआ था, लेकिन जब मौलिक अनुभव शेष न रहे तो 1960 के आखिर में भोगा हुआ यथार्थ सोचा हुआ यथार्थ में तब्दील हो गया। नई कहानी समाज की संपूर्णता के प्रति निष्क्रिय है, क्योंकि इसमें समाज के संपूर्ण वर्ग के स्थान पर केवल शहरी मध्य वर्ग को साहित्य चित्रित किया गया है एवं समाज के वर्ग की समस्याएं तो उठाई हैं, लेकिन उनके समाधान पर कोई जोर नहीं है। अतः इस धारा की कहानियों में सक्रियता का तत्व नहीं है। कहानीकारों ने यौन नैतिकता के प्रसंगों को तो ठीक उठाया, लेकिन कभी कभी ऐसे प्रसंग कहानी में अनावश्यक रूप से फूंसे हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि कभी कभी इस धारा की कहानियां पढ़कर ऐसा मनोविचार आता है कि समाज की मूल समस्या व्यक्ति की यौन कुंठा मात्र है। आरंभ में नई कहानी धारा रोमानियत एवं कल्पना के विरोध में थी, लेकिन आगे चलकर कहानियों में यह तत्व कुछ अधिक मात्रा में प्रबल हो गए। उदाहरण के लिए नीली झील कहानी में नायक द्वारा प्रेम के लिए झील को ही खरीद लेने का प्रसंग काल्पनिक प्रतीत होता है। यदि नई कहानी धारा का मूल्यांकन करें तो पाते हैं कि नई कहानी ने पूर्व की परंपरा को संवेदना एवं शिल्प दोनों के स्तर पर बदलकर स्वयं में व्यापक परिवर्तन किए, जिनमें शहरी मध्य वर्ग, भोगा हुआ यथार्थ, यौन नैतिकता की पुनर्व्याख्या, बिखरा हुआ कथानक, बिंब, प्रतीक व लय से युक्त भाषा आदि अच्छे परिवर्तन माने जा सकते हैं। तो वहीं सामाजिक निष्क्रियता, अत्यधिक प्रयोगशीलता जैसे आदि परिवर्तन छिछले साबित होते हैं। अतः निष्कर्ष रूप में सारी तहों को समेटते हुए यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हिंदी कहानी के विकास क्रम में नई कहानी का यह चरण सर्वाधिक सशक्त रूप में प्रदर्शित होता है। तो यह तो बात थी नई कहानी धारा से जुड़े परिचय, नामकरण, विशेषता, सीमा एवं मूल्यांकन की। अब इसी क्रम में हम नई कहानी धारा को चिरकाल तक जीवंत रखने वाले प्रमुख कहानीकारों के बारे में जानेंगे। इसी क्रम में नई कहानी धारा से जुड़े पहले कहानीकार हैं मोहन राकेश। कहानीकार मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन से जुड़े प्रमुख साहित्यकार हैं, जिन्होंने अपनी कलम नाटक एवं रंगमंच आदि विधाओं में भी चलाई है। मोहन राकेश राजेंद्र यादव एवं कमलेश्वर के अलावा नई कहानी धारा के तीसरे प्रमुख प्रस्तावकों में से एक हैं। इनकी कहानियां भोगे हुए यथार्थ व अनुभूति की प्रामाणिकता पर बल देती हुई कहानियां हैं, जिन पर अस्तित्ववाद के दर्शन का सर्वाधिक प्रभाव नजर आता है, जिसके अनुसार व्यक्ति के जीवन की सबसे प्रमुख समस्या है गलत निर्णय या निर्णय न ले पाने की समस्या, और इस समस्या के चलते जीवन में विसंगति बोध की मात्रा बढ़ती चली जाती है। मोहन राकेश की पहली कहानी दो राह है एवं पहला कहानी संग्रह इंसान के खंडहर है। मोहन राकेश ने इंसान के खंडहर, नए बादल,
जानवर और जानवर, एक और जिंदगी और फौलाद का आकाश नाम के 5 कहानी संग्रह प्रकाशित किए हैं। मोहन राकेश के पहले कहानी संग्रह इंसान के खंडहर की कहानियों के मूल में आसपास के जीवन एवं मंदिर में धर्म के नाम पर पनपी विद्रूपताओं का अंकन है। इस संबंध में खंडहर कहानी में मंदिर और गली के परिवेश में कुंठित वासनाओं का चित्रण है। राजस्थान के परिवेश से प्रेरित एक अन्य कहानी मरुस्थल में राकेश जी ने पूंजीवादी सभ्यता में पैदा संबंधों के मरुस्थल को प्रतीकार्थ रूप में अंतर्मन के मरुस्थल के साथ तुलनात्मक रूप में सृजित किया है। मोहन राकेश की एक अन्य कहानी वासना की छाया की कथा वस्तु में एक बूढ़ा जाट अपनी पत्नी के देहांत के बाद स्त्री सहवास के सुख के चलते अपनी 13 वर्षीय बेटी पुष्पा को बदलकर अपने लिए औरत ले आता है। विडंबना यह है कि समाज में से कुकृत्य भी नहीं माना जाता। तो वही कहानी कंबल शरणार्थियों की बेबसी तथा उनकी असहायता से लाभ कमाने की प्रवृत्ति की कहानी है। वासना की छाया एवं कंबल दोनों कहानियों में समान आदिम प्रवृत्तियों को भिन्न कथानकों को आधार बनाकर दर्शाया गया है। मोहन राकेश के लंबे साहित्य लेखन में स्त्री और पुरुष को भिन्न इकाई मानकर उनके लक्षणों, हताशाओं, कुंठाओं, तनावों और आत्मनिर्णयात्मकता से उत्पन्न दुखों की कहानियां सर्वाधिक प्रमुख हैं। राकेश जी की कहानियों का मुख्य विषय स्त्री पुरुष के संबंधों के टूटन की कहानियां हैं, जिसके बारे में वे खुद बतलाते हैं कि मेरी कहानियां संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियां हैं। इस दृष्टि से मिस पॉल, खाली, एक और जिंदगी तथा ग्लास टैंक आदि मोहन राकेश की प्रमुख कहानियां हैं। कहानी ग्लास टैंक में मोहन जी ने नारी जीवन की त्रासदी को कौशल के साथ उभारा है। इन संबंधों के अतिरिक्त मोहन राकेश की कहानियां स्त्री की वर्जना से विमुख सहज प्रति को चित्रित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में आद्रा एवं अपरिचित कहानियां उल्लेखनीय है। मोहन राकेश ने एक अन्य विषय स्त्री के सामाजिक संदर्भ को लेकर आखिरी सामान, भूखे, सुहागने नमक कहानियां लिखी हैं। विभाजन का उन्माद दिखाने के लिए मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक सर्वोत्कृष्ट कृति है। जंगला कहानी में बदलते मूल्यों से जनित तनाव, तो वहीं परमात्मा का कुत्ता कहानी में व्यवस्था में निहित विसंगतियों को विस्तृत रूप में उकेरा गया है। मोहन राकेश की भाषा समर्थ है क्योंकि भाषा में नाटकीय तनाव को धारण करने की क्षमता है, जिसके चलते रचना में अनुभूति के तत्वों का रस आसानी से मिलता है। चरित्रों में नायक खलनायक आपस में घुले हुए हैं, अर्थात स्थितियां एक ही पात्र में नायक एवं खलनायक दोनों गुणों का विकास कर देती है। अतः प्रधान समीक्षक उनकी कहानियों को स्थिति जनित कहानियां कह देते हैं। इसी क्रम में हम अगली कहानीकार कृष्णा सोबती के बारे में जानेंगे। कृष्णा सोबती हिंदी की नारी लेखन प्रथा की सबसे मुखर कहानीकार है, जिन्होंने अपनी कलम कहानी के साथ साथ उपन्यास पर भी चलाई है। समर्थ नारीवादों का मानना है कि नारियों की समस्याओं को नारियां ही समझ सकती हैं, ना कि पुरुष। अर्थात संवेदना कितनी ही गहरी क्यों ना हो, परंतु वह स्वयं वेदना के समकक्ष नहीं हो सकती। कृष्णा सोबती के साहित्य लेखन में ठीक इसी प्रकार का मर्म प्रदर्शित होता है। स्त्री पर लादी गई यौन वर्जनाओं का अतिक्रमण नामक विषय को आधार बनाकर लिखी गई लंबी कहानी मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती की सर्वप्रसिद्ध कृति है, जिसे सबसे बोल्ड कहानियों की फहरिस्त में रखा जाता है। इस कहानी की नायिका सामाजिक संस्कारों व विश्वासों को दरकिनार कर अपनी यौन इच्छा को सहजता से स्वीकार करती है। कहानी मित्रों मरजानी ने पूर्व की पुरुष यौनिकता के ढांचे को एक झटके में तोड़कर स्त्री यौनिकता की स्वच्छंद आधारशिला रखी है। कृष्णा सोबती का प्रसिद्ध कहानी संग्रह बादलों के घेरे है, जिसमें लंबी कथा यात्रा को समेटती 24 कहानियां हैं। इन कहानियों के मूल में पारिवारिक संबंधों की टूटन एवं स्त्री पुरुष संबंधों में आए परिवर्तन जैसी समस्याओं का साहित्यांकन है। नई कहानी आंदोलन से जुड़े इस संग्रह की समस्त कहानियों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहले वर्ग में बादलों के घेरे, कुछ नहीं कोई नहीं, दोहरी सांझ, 2 राहें 2 बाहें तथा पहाड़ों के साए तले आदि प्रमुख कहानियां हैं, जिनके मूल में प्रेम एवं स्त्री पुरुष संबंधी विषय हैं। इन कहानियों में एक सैलानी किस्म की युवती को आधार बनाकर असफल प्रेम की रोमानी व भावुक घटनाओं को बुना गया है। दूसरे वर्ग में बदली बरस गई, गुलाब जल गंडेरिया और आज़ादी शम्मोजान की आदि प्रमुख कृतियां हैं, जिसके मूल में निषेध और नकारवादी मानसिकता को खारिज करती स्त्री की यातना का उसके पूरे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अंकन है। अर्थात आसान शब्दों में कहें तो स्त्री की नियति को उसके परिवेशिक द्वंद्वों के संदर्भ में आंकने की कोशिश की गई है।
तीसरे वर्ग की कहानियों में सिक्का बदल गया, डरो मत तथा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा आदि प्रमुख कहानियां हैं जो अविभाजित पंजाब और देश विभाजन की त्रासदी, यातना व विडंबना से संबंधित है। सोबती जी ने कृति की विषय वस्तु के अनुसार ही भाषा का प्रयोग किया है, इसलिए सोबती जी की कृतियां नवीन अभिव्यक्तियों को ढूंढने में सक्षम है। छोटे छोटे संप्रेषणीय एवं अर्थपूर्ण वाक्य कहानियों की गहरी भावनाओं को पकड़ने की क्षमता रखते हैं। रचना में जीवंतता लाने के लिए भाषा के स्तर पर मार, होलेरे, मनुख, सयाले आदि देशज शब्दों के साथ साथ यथोचित गालियों का भी प्रयोग हुआ है, जिसे लेकर कुछ आलोचकों ने सोबती जी की कृतियों को अश्लील साहित्य तक कह दिया है। लेकिन तटस्थ आलोचकों का तर्क है कि गालियों का प्रयोग रचना में यथार्थ की अभिव्यक्ति को जीवंत बनाए रखने की दृष्टि से किया गया है। कृष्णा सोबती ने पंजाबी मिश्रित हिंदी नामक भाषा शैली विकसित की, जो अपने आप में भाषा के स्तर पर अद्वितीय प्रयोग है। अपनी कहानियों में साफ गोई या बोल्डनेस एवं स्वयं की वेदना से उपजे नारी स्वतंत्र दृष्टिकोण के चलते जो कार्य सिद्धांत के स्तर पर द सेकंड सेक्स की लेखिका सिमोन दी बउआ ने किया था, वही हिंदी कहानी के स्तर पर कृष्णा सोबती ने किया है। अगले क्रम में हम जानेंगे नई कहानी विधा की एक अन्य मुखर लेखिका बन्नू भंडारी के बारे में। बन्नू भंडारी नई विधा की सशक्त कहानीकार हैं। उन्होंने बदलते परिवेश में परंपरा और आधुनिकता के बीच फंसे नारी मन के द्वंद्व को चित्रित किया है। मन्नू जी ने भावनाओं से भरे जीवन संदर्भ में स्त्री जीवन के यथार्थ को समझा है और इसे विषय वस्तु के तौर पर अपनी कहानियों में बहुत सहजता के साथ अंकित किया है। इसके अतिरिक्त मन्नू जी ने अपनी कहानियों में मजदूर वर्ग की असहाय नारियों की दयनीय स्थिति, संघर्ष और उनकी मनोदशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु आदि मन्नू भंडारी की उल्लेखनीय कहानी संग्रह है जो विषय वैविध्य से भरे पूरे हैं। हमारी नई कहानी विधा से जुड़ी एक अन्य प्रमुख लेखिका है उषा प्रियमवदा, जो कि नई कहानी विधा में सर्वचर्चित कहानीकारों में से एक है। उषा प्रियमवदा की कहानियों का मूल दर्शन आधुनिक जीवन की ऊब, छटपटाहट, संतरास और अकेलेपन की स्थितियों का समुच्चय है। उनकी कहानियों की विषय वस्तु के अंतर्गत वे शिक्षित युवतियां आती हैं जो स्वच्छंद एवं अकुंठ जीवन की कामना कर विदेश परिवासन कर जाती हैं, लेकिन वहाँ की उपभोगवादी संस्कृति से टकराते विचारों के कारण टूटे सपने लेकर या तो बेमन से वहीं रह जाती हैं या वापस अपने देश आ जाती हैं, जो अंततः त्रासद जीवन के जनन का कारण बनता है। उषा प्रियमवदा की सर्वचर्चित कहानी वापसी है, जिसमें संबंधों की टूटन भिन्न स्तरों पर प्रतिबिंबित होती है। कहानी में पति पत्नी, पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री आदि स्तरों पर रिश्तों की सरसता का नीरसता में परिवर्तित हो जाने का अंकन मिलता है। इसके अतिरिक्त जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ आदि उषा प्रियमवदा के उल्लेखनीय कहानी संग्रह है। विजय और लक्ष्मी पात्रों की अंतर्वस्तु को सहजती कहानी मछलियां उषा प्रियमवदा की महत्वपूर्ण कहानियों में से एक कहानी है। हिंदी कहानी की नई कहानी विधा में कहानीकारों की कतार लंबी है, लेकिन फिर भी कुछ कहानीकार इस कतार में ऐसे हैं जिन पर बात करना लाजमी है, क्योंकि इन कहानीकारों पर यदि बात न की जाए तो नई कहानी से जुड़ी चर्चा शेष रह जाती है। अतः हम क्रमागत रूप में कहानीकार राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर एवं अमरकांत से जुड़ी संक्षिप्त जानकारी को जानेंगे। नई कहानी के प्रमुख प्रस्तावकों में से एक राजेंद्र यादव हैं। इनकी कहानियां मध्य वर्ग पर केंद्रित हैं, जो शहरी मध्यवर्गीय जीवन का एकाकीपन, भय, संतरास, मृत्युदंश, वैयक्तिक प्रेम, नारी पुरुष के नवीन संबंध तथा प्राचीन संबंधों की स्मृति आदि प्रकार के आयामों को आधार बनाकर रची गई हैं। स्त्री पुरुष संबंधों से जुड़े विषयों में पुराने नाले पर नया फ्लैट एवं टूटना आदि उल्लेखनीय कहानियां हैं, तो वहीं लंच टाइम, बिरादरी बाहर, प्रश्नवाचक पेड़ आदि राजनीतिक सामाजिक विसंगति की झलक प्रदर्शित करती कहानियां हैं। खेल खिलौने, नास्तिक एवं जहां लक्ष्मी कैद है, कहानियों की विषय वस्तु स्त्री के बहुविध उत्पीड़न पर आधारित है। कहानी जहां लक्ष्मी कैद है में एक ऐसे पिता का अंकन है जो मन में यह विश्वास रखता है कि पुत्री के विवाह के उपरांत उसकी सारी संपदा उससे दूर हो जाएगी, अतः वह अपनी बेटी को लक्ष्मी मानकर उसे अपने घर में कैद रखता है और 26 वर्षीय लक्ष्मी अंत में हिस्टीरिया का शिकार हो जाती है। अपनी परिवर्ती कहानियों, खासकर अपने पार, अनुपस्थित संबोधन एवं मेहमान में उन्होंने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के सार्वभौमिक सूत्रों को
प्रतीक के रूप में स्थापित किया है। अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल टूटना एवं हासिल राजेंद्र यादव की चर्चित कहानी संग्रह है। आलोचक नामवर सिंह निर्मल वर्मा को नई कहानी आंदोलन का अग्रसर मानते हुए इनकी कहानी परिंदे को नई कहानी लेखन में प्रथम कृति का स्थान देते हैं। निर्मल वर्मा की कहानियां कथा वस्तु एवं शिल्प की दृष्टि से अत्यंत मजबूत हैं, जिनमें अधिकांश कृतियों की पृष्ठभूमि विदेश की है, जिनके मूल में प्रेम को विषय वस्तु का आधार बनाया गया है। भाषा की लयात्मकता एवं बिंबों व प्रतीकों के प्रयोग के चलते निर्मल वर्मा की कहानियां पाठक पर अमिट छाप छोड़ती हैं। परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में आदि निर्मल वर्मा के प्रमुख कहानी संग्रह हैं, जिसके अंतर्गत 1.5 इंच ऊपर, लवर्स, पराय शहर में, लंदन की एक रात, परिंदे आदि कहानियां उल्लेखनीय हैं। नई कहानी आंदोलन की आधारशिला स्थापित करने वाले 3 प्रस्तावकों में से एक प्रस्तावक कमलेश्वर हैं। कमलेश्वर की कहानियों की विषय वस्तु के केंद्र में मध्यवर्गीय जीवन का यथार्थ, समसामयिक जीवन की घुटन, पीड़ा, आशा, निराशा जैसे विषय दृष्टिगोचर होते हैं, जिसके अंतर्गत कस्बे का आदमी, राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया आदि उल्लेखनीय कहानी संग्रहों की निर्मित हुई है। शिल्प के स्तर पर कमलेश्वर ने भिन्न भिन्न प्रयोग किए हैं। 2 युगों में विभेद के लिए कमलेश्वर ने कहानी राजा निर्बंसिया में प्राचीन व अर्वाचीन 2 समानांतर कथानकों का द्विकुंडलीनुमा सृजन किया है। तो वहीं जॉर्ज पंचम की नाक नमक कहानी में उन्होंने आधुनिक जीवन में व्याप्त विसंगतियों को फंतासी शिल्प के आधार पर प्रदर्शित किया है। कमलेश्वर ने कहानियों की संभावनाएं कहानियों के अंदर ही जुटाई हैं, तो कहीं कहीं शीर्षक तक में भी प्रयोग किए हैं। हिंदी कहानी विधा में कमलेश्वर का सबसे बड़ा योगदान यह है कि 1970 के दशक में समानांतर कहानी आंदोलन की आधारशिला रखने का श्रेय कमलेश्वर को ही जाता है, जो स्वयं में अद्वितीय उपलब्धि थी। अमरकांत नई कहानी धारा की प्रगतिशील चिंतन धारा के प्रतिष्ठित कहानीकार हैं, जिन्होंने निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव आदि के साहित्यिक मनोआयामों के स्थान पर प्रेमचंद की परंपरा को अपने समय के अनुसार परिष्कृत किया है। अमरकांत की कहानियों के केंद्र में मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के पात्रों की जीवन दशाओं, अभावजन्य पीड़ा, वैचारिक अंतर्विरोध, चारित्रिक विसंगतियां तथा नैतिक बोध की असंगतियों जैसे तत्व स्पष्टता से नजर आते हैं। साथ ही साथ आज़ादी के उपरांत भारतीय राजनीति में उपजी प्रभावी वर्गों की चारित्रिक समीक्षा, आलोचना एवं व्यंग आदि विषय भी प्रमुखता से देखे जा सकते हैं। डिप्टी कलेक्ट्री, जिंदगी और जोक, सप्ताहांत, दोपहर का भोजन अमरकांत की प्रमुख कहानियां हैं। अमरकांत की कहानी जिंदगी और जोक मानवीय जीवन इच्छा की अंकन के साथ साथ हाशिए पर स्थित समाज के प्रति मध्यवर्गीय की अमानवीय मानसिकता का मार्मिक चित्रण करती है। कहानी डिप्टी कलेक्ट्री मध्यवर्गीय उम्मीदों की दयनीयता और उन उम्मीदों के ध्वस्त होने की कहानी है। एक अन्य कहानी इंटरव्यू में पढ़े लिखे नौजवानों का चित्रण है, जो आज़ादी के तुरंत बाद बेरोजगारों की भीड़ का भाग बन गए हैं। अमरकांत की भाषा की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि भाषा में साहित्यता का गुण बारीकी से समाया हुआ है, जिसमें अमरकांत ने भोजपुरी शब्दों का पुट देकर मानवीय भाषा को निर्मित किया है, जो व्यंग्य के कलात्मक उपयोग में अत्यंत सहायक है। अमरकांत की कृतियों में शिल्प सरल, स्वाभाविक व कहानी के अनुरूप रचा बसा है, जिसमें स्थितियां क्रमागत रूप में आती जाती हैं और कहानी की संवेदना एक लय में व्यंजित हो जाती है। ऑडियो बुक यूपीएससी के आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। जल्दी आपसे मिलेंगे एक नए सेगमेंट में, तब तक के लिए अलविदा।